डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। सेकेंड सेमेस्टर के पेपर रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आज हमारा टॉपिक है स्टेप्स टू ओवरकम प्रॉब्लम्स इन डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। कल हमने बात की थी कि रिलीजियस टूरिज्म क्या है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि इस रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट जो है उनको डेवलप किया जा सके, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म के द्वारा देश को जो है बहुत ही ज्यादा आर्थिक फायदा होता है और जो है आम आदमी जो है लाइफ में एक बार जरूर जो है रिलीजियस टूरिज्म के लिए जो है वो जाता है। आमतौर पर ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी आते हैं बहुत सारी डेस्टिनेशंस को जो है वो विजिट करने के लिए बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं इश्यूज बीइंग फेस्ड इन डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन कंट्री, यानी कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जब हम रिलीजियस टूरिज्म डेवलप करना चाहते हैं अपने देश के अंदर तो उसके डेवलपमेंट के आगे आती हैं। यानी कि अगर जब हमने डेवलप करना है रिलीजियस टूरिज्म को तो कुछ जो हमें प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ रही हैं, कुछ इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। बेसिकली हम जब देखते हैं कि टूरिज्म जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटेटर है, यानी कि जो है किसी भी देश के अंदर जो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करते हैं या इनकम जनरेट करते हैं लोकल कम्युनिटी के लिए या सभी गवर्नमेंट के सभी लोगों के लिए, तो उसमें टूरिज्म जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इसकी वजह से जो है जो हम सुविधाएं जो हैं डेवलप की जाती हैं उससे हमारा क्षेत्रीय विकास होता है, रीजनल डेवलपमेंट भी होता है। साथ साथ जो है ये एक तरह से अम्ब्रेला इफेक्ट का काम करता है। अम्ब्रेला इफेक्ट का काम मतलब हुआ एक छत के नीचे बहुत लोगों को सहारा मिलना एक तरह से। तो जब हम कोई चीज डेवलप कर रहे हैं, सपोज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की, अगर हमने होटल्स बनाए या एयरपोर्ट्स बनाए, तो वो उनका फायदा सिर्फ उन पर्टिकुलर टूरिस्ट को नहीं होगा, बल्कि जो लोकल लोग भी जो है कहीं पर जाएंगे यात्रा करेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। होटल्स में उनको रुकने की आवश्यकता है तो वो लोग भी रुक सकते हैं। तो इट्स नॉट कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को ही फायदा होगा, डोमेस्टिक को भी फायदा होगा, लोकल को भी फायदा होगा। किसी एरिया को डेवलप करने के लिए वहां तक अगर सड़कें बनाई गई, ये जो है बिजली की सुविधा जो है प्रोवाइड की गई, अच्छा पानी की सुविधा प्रोवाइड की गई, तो उसका फायदा सिर्फ टूरिस्ट को नहीं बल्कि उस रीजन के या उस क्षेत्र के लोगों को भी होता है। तो इस तरह से इस डेवलपमेंट के थ्रू जो है ये एक अम्ब्रेला इफेक्ट का काम करता है। साथ ही जो है ये पीस जो है, शांति जो है वो बनाए रखने में भी जो है मददगार है। जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो एकता है वो डेवलप होती है इससे। तो टूरिज्म डेवलपमेंट जो है अगर हम किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो अंडर रेगुलेशन होना चाहिए, कुछ नियमों के अकॉर्डिंगली किया जाना चाहिए जिससे कि उससे कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, यानी कि उस डेवलपमेंट के द्वारा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी एरिया के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप सब भी मानते हैं। तो अब हम सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, एक तो इन्फ्रिंजमेंट हो गया बेटा उल्लंघन, और कैरिंग कैपेसिटी यानी कि कैरिंग कैपेसिटी का उल्लंघन। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आप लोग कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। आप एक जनरल शब्दों में अगर आप बोलो कि कोई आप जो है बैग उठा रहे हो, बैग में कोई सामान है, पॉलिथीन बैग है, कुछ भी है, आप उसके अंदर सामान लाते हो। पॉलिथीन बैग की क्षमता है 1 किलो वजन उठाने के लिए, पर आप क्या करते हो उसमें कोशिश करते हो कि मैं इसमें 5 किलो सामान डाल दूं। तो नतीजा हम सबको मालूम है क्या होगा, वो फट जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो शेप है वो खराब हो जाएगी। और अगर मैं उसमें 1 किलो ही वजन उठाती तो वो मेरा पॉलिथीन बहुत दिनों तक काम करता, बहुत दिनों तक चलता रहता है। राइट, समझे? एक ही छोटा सा एग्जांपल था जो आपके लिए। उसी तरह से अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई जो है सपोज पार्क है, पार्क के अंदर हम कहते हैं 500 लोग आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वो क्योंकि पार्क है, एक बहुत अच्छा पार्क है, लोग उसे देखने के लिए आते हैं।
अब रोज अगर 500 लोग को वो अकोमोडेट करता है तो डेली अगर 500 लोग आते हैं तो उसी तरह से वो मेंटेन रहता है और कई वर्षों तक ऐसे ही मेंटेन चला आएगा। यानी कि हम भी देख पाएंगे, हमारे बच्चे भी देख पाएंगे, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस हो पा रही है, उसकी क्षमता उतनी है। पर अगर लालच में आकर या सही रेगुलेशन का ध्यान में ना रखते हुए हम कंडीशन ना लगाएं और हम कहें कितने भी लोग आ जाओ, 1000 आ जाओ, किसी दिन 2000 आ रहे हैं, किसी दिन 5000 आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कुछ ही दिनों के अंदर उस पार्क की हालत क्या होगी। उसकी सुंदरता नष्ट हो चुकी होगी, उसके नीचे की जो घास है वो खराब हो चुकी हो, पेड़ पौधे खराब हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उस एरिया की क्षमता जो है वो उतनी नहीं थी। तो इसका मतलब वो क्या थी उसकी जगह की कैरिंग कैपेसिटी। तो हमारे को ये जज करना बहुत जरूरी होता है जब हम किसी एरिया को डेवलप कर रहे हैं, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि एक बार में कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट उस एरिया में जा सकते हैं, जिससे उसकी सुंदरता, जो क्षमता है वो बनी रहे और जो है लंबे समय तक जो है वो सस्टेन कर सके। यानी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो जब हमारा पहला पॉइंट क्या है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी का उल्लंघन। बहुत से रिलीजियस सेंटर्स जो हमारे देश के अंदर हैं, छोटे हों या बड़े हों, और वहां पर जो है सीजन्स के अंदर जो है कई बार जो है अलग अलग सीजन के अंदर आप देखते हो तब टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं। आप चाहे उसको ये है अमरनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा की बात एग्जांपल ले लो, उस तरह से। तो साल के अंदर जो है पर्टिकुलर सीजन के अंदर नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो ज्यादा जाते हैं। चार धाम यात्रा जैसे उत्तराखंड में है, ये एक अच्छा एग्जांपल है, जो कि मई से लेकर नवंबर तक चलती है। तो मई से लेकर नवंबर तक एक तरह से वहां का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है गढ़वाल क्षेत्र का, वहां पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है, प्रेशर। नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना है उनका, जितनी बसेस हैं उनकी वहां चल रही हैं जिस वक्त, सड़कें जो जिनका यूज हो रहा है, तो वहां ज्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। जिसके साथ साथ और अगर मानसून का सीजन भी अगर है तो बहुत सारी सड़कें जो हैं वो कंस्ट्रक्शन जो है जिनका सही भी नहीं होता या टूट फूटने लग जाती हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं इसके अलावा। इसका मतलब क्या है, ज्यादा उस समय में आप देखोगे बहुत ज्यादा रोड ब्लॉक हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती है उस समय के अंदर। तो ये एक मेन प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक उदाहरण है कि अगर किसी भी क्षेत्र की आप रीजनल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी का उल्लंघन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक समस्या है जब हम किसी क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं तो हमारे सामने आती है। इसी तरह से बच्चों सेकेंड पॉइंट है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, जैसे कि आपने बात की, हमने कैरिंग कैपेसिटी की बात की, तो जब क्षमता से ज्यादा हम किसी एरिया को जो है वहां पर टूरिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर साथ साथ जो है वेस्ट की प्रॉब्लम भी आएगी कि वेस्ट को किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाए। क्योंकि आज के समय में जैसे हम देखते हैं प्लास्टिक का भी काफी यूज किया जाता है। तो अगर उस एरिया के अंदर जहां पर 500 5000 लोग रहते हैं, पांच तो वहां पर 5 लाख लोग आ रहे हैं, और वो लोग जो है उनके लिए वो प्लास्टिक के प्लेट्स कप्स इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिथीन अपने साथ में उनके आगे, तो उस सब चीजों को डिस्पोज ऑफ करने का, मैनेज करना भी एक बड़ी समस्या जो है वो बन जाती है। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए ना। सबसे पहले तो भाई आज अगर उसकी लिमिट के अकॉर्डिंगली अगर जो है ज्यादा लोग आ रहे हैं तो अपने आप में समस्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उस पर प्रेशर आएगा। जब लोग ज्यादा होंगे तो उस वेस्ट को मैनेज करना जो है वो अगेन एक समस्या हो जाती है। साथ ही ये नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन। तो ट्रेवल जो है अगर जो है बहुत ज्यादा अगर लोग आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, ट्रेन्स जो है फिर भी मैनेज कर पाती हैं मेन जो है ट्रेवल को, नंबर ऑफ पीपल्स को उस एरिया के अंदर। पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको जो है सड़क के द्वारा जाना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है, या दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पेशली जो हम हिली रीजन्स के अंदर जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर अगर हम किसी धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं तो वहां आप अपनी जो कार्स या व्हीकल्स के द्वारा जो है वहां पर जा रहे हैं या पैदल यात्रा कर रही हैं।
तो वो सब चीजें जो हैं, व्हीकल्स आप समझ सकते हो कि सबसे क्या है, एयर पॉल्यूशन जो है उनसे होता है। जब नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ जाएंगे तो उस एरिया की जो हवा है वो दूषित हो जाएगी, तो वो अगेन जो है हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है मोनेटाइजिंग रिलीजन। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो है धर्म के नाम पर या धार्मिक स्थानों पर जब लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसको देख के वहां के जो लोकल लोग हैं या गवर्नमेंट कह लो या लोकल लोग कह लो आप, बेसिकली उन सब को भी थोड़ा लालच आ जाता है कि भाई क्योंकि मई से नवंबर के महीनों में ही टूरिस्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो ये कोशिश रहती है कि इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके। मोनिटाइजिंग रिलीजन है ना, तो रिलीजन से जो आप पैसा बना रहे हो, मनी बना रहे हो, बेसिकली धर्म के नाम पर जो आप उसको बेच रहे हो, किस तरह से भी आप कह लो, तो वो जो है प्रॉफिट मोटिव जब आपका ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, कम्युनिटी जो है, होस्ट कम्युनिटी जो है वो प्रॉफिट मोटिव उनका हो जाता है, तो ये एक अगेन प्रॉब्लम हो जाती है। तो होस्ट कम्युनिटी क्या करेगी, वहां पर जो है बहुत सारे आप जगहों पर देखो, अगर हरिद्वार है या ऋषिकेश है या और भी बहुत जगह पर जाओ देखो, तो बहुत सारे जो है आपको मिलते हैं, पंडित बोलते हैं कि चलिए हम आपको श्राद्ध करा देते हैं, या हम नहीं, या श्राद्ध छोड़िए, चलिए हम आपको आपके धर्म की पूजा करवा देते हैं, इसके लिए इतने पैसे लगेंगे, आपको ये हवन कराना पड़ेगा, सो एंड सो जो है पांडे जो होते हैं वहां पर, पंडे जो होते हैं वो सब ये चीजें कराने शुरू हो जाते हैं, तो वो अगेन मोनेटाइजिंग रिलीजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, लैक ऑफ स्क्रूटनी ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट। तो ये बहुत जरूरत है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटस जो है जो ट्रस्ट का जो है वो देखा जाना जो है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं वो जो है उनके लिए जो पैसा है वो बाहर से भी आता है, तो उनकी स्क्रूटनी की जानी चाहिए। स्क्रूटनी मतलब उनको चेक किया जाना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, और साथ ही ये भी देखने की जरूरत है वो पैसा जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है वो टेररिस्ट जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वहां से रिलेटेड जुड़ा हुआ है वो पैसा, या वो पैसा जो है उन चीजों में लगाया जा रहा है। तो ऐसा एक लॉ जो है वो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली जब ये रिलीजियस ट्रस्ट जब बन जाती हैं तो वो गवर्नमेंट से जो है टैक्स का एग्जम्पशन ले लेती है, तो टैक्स भी नहीं पे करते हैं। तो इसलिए ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो फर्म्स जो हैं टैक्स क्लेम कर रही हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें जो है आज के समय में जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे इस समय में जो जितनी भी रिलीजियस ट्रस्ट आपको नजर आएंगी जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर पैसा है, वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे तो वहां सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, चाहे वो मंदिरों से जुड़ी हैं, चाहे वो मस्जिदों से जुड़ी हों, कहीं से भी जुड़ी हुई, क्योंकि वहां पर चढ़ावा जो है काफी ज्यादा चढ़ाया जाता है। तो इसलिए जो है उस पे निगरानी रखने की जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जो ये है इस तरह से जगह हम देखते हैं कि अगर इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो टूरिज्म एक्टिविटी जो है जो की जा रही है उससे उसका जो है किस तरह से हम फायदा कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट के लिए, और किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को जो है हम किस तरह से इन पर काम कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है हमारी कम हो डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारे लिए। चलिए प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली, इश्यूज कौन से हैं, अब हम बात करते हैं कि स्टेप्स टू ओवरकम प्रॉब्लम्स इन डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। जिस तरह से हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी उसी तरह से हमें वो स्टेप्स देखने हैं या वो रोड मैप देखना है बेसिकली, कि जिसका ध्यान में रखते हुए हम रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं अपने देश के अंदर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स हैं जो हमारे देश के अंदर हर कोने के अंदर फैले हुए हैं, इसलिए जो है ये जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि किस तरह से जो है इसको डेवलप किया जाना चाहिए। तो बट ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि टूरिज्म प्रोडक्ट हमारे पास है, रिलीजियस टूरिज्म हमारे पास में है, तो टूरिज्म प्रोडक्ट हमारे पास में है, पर बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो इसमें कमियां रह जाती हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म इंडिया के अंदर जो है वो एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है जो भी उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको, तो इसलिए इसका जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। एक हैफेजेड होता है ना, मतलब बिना प्लानिंग के करना, उस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से इसका डेवलपमेंट जो है वो किया जाना चाहिए।
और इसके लिए ताकि जो है कि हम इसका ज्यादा बेनिफिट उठा पाए जो है, इसके लिए क्या करने की है, कुछ जो है फॉलो करने चाहिए हम, या कुछ इनिशिएशन हमें लेने चाहिए, इनिशिएटिव जो है वो लिए जाने चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि जो इनिशिएटिव जो है कुछ जो लिए गए हैं वो क्या है आपके टूरिस्ट के लिए। फर्स्ट है आपका डेवलपिंग रिलीजियस टूरिज्म सर्किट्स थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आप कहते हो कि हमने क्या है, जो गवर्नमेंट जो है वो क्या कह रही है कि डेवलपिंग रिलीजियस टूरिज्म सर्किट थ्रू ए हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है बेटा, जैसे कि अगर आप देखते हो, ये हम थोड़ा सा बना के देखते हैं, ये हमारा साइकिल का पहिया होता है। ठीक है बेटा, गोल तो बनेगा नहीं मुझसे, राइट। और इसके बीच में जो है एक इस तरह से सर्कल होता है, और इससे जो है आप देखोगे छड़ें जो है निकली हुई होती हैं ऐसे, ये ऐसे होती है ना, इसी के साथ में ऐसे, राइट। ठीक है, अब हम इसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये देखो, कहते हैं कि एक पहला स्टेप जो है कि हम जो है रिलीजियस टूरिज्म जो सेंटर्स हैं उनके आसपास जो है कुछ नोड्स क्रिएट करें। अगर सपोज करो ये सेंटर है, ये हमारा मेन रिलीजियस प्लेसेस है, और इसके आसपास जो है हम अलग अलग नोड्स जो है, अलग अलग कुछ और जगहें जो है वो क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में सिर्फ इसी जगह पर नहीं होगा, वो यहाँ का भी ट्रिप प्लान कर सकता है, यहाँ भी जा सकता है घूमने के लिए, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जगह हमारी पुरी की है, जगन्नाथपुरी अगर हम गए हैं घूमने के लिए, इसके आसपास पुरी के बीचेस भी होंगे, कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, किसी और टाइप के टेम्पल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सबको भी आसपास के एरियाज को भी डेवलप करेंगे तो क्या होगा, टूरिस्ट जो है, अब कोई भी सपोज जो है यहाँ से आया, किसी भी स्टेशन से, एयरपोर्ट से आया, तो वो सबसे पहले हो सकता है यहाँ चला जाए, या फिर वो यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यानी कि एक ही समय में अगर इस डेस्टिनेशन के ऊपर जो है पुरी के अंदर जो है बहुत सारे लाखों लोग आए हुए हैं, तो वो सभी लाखों लोग एक ही जगह पर एकत्रित नहीं होंगे। जब एक ही जगह पर नहीं होंगे तो एक ही जगह पर प्रेशर ज्यादा नहीं आएगा, प्रेशर हमने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया, और जगहों की तरफ जो है हमने उसको डाइवर्ट कर दिया बेसिकली। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं जैसे चेन्नई है साउथ इंडिया के अंदर, उसको हमने मेन जो है नोड बनाया फॉर एक्सकर्शन टू मदुरई, कैन बी ए नोड। और उससे वहां आप क्या जा सकते हो, यहाँ पर जो है चेन्नई है, और उससे आप एक्सकर्शन कर सकते हो मदुरई। एक्सकर्शन हमें पता है ना, जहां से 24 घंटे से बाद में हम वापस आ जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं, मदुरई हो गया। मदुरई की तरह यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपका, अगर मैंने बोला कि ये आपका जो सेंटर है ये है आपका चेन्नई, सी फॉर चेन्नई, और ये है हमारा बेटा मदुरई हो गया आपका। इसी तरह से ये हमारा तंजौर हो गया, और ये हमारा हो गया त्रिचनापल्ली हो गया, और ये हमारा हो गया पौंडीचेरी हो गया। ठीक है, ये सो या और कोई भी हो सकता है, इतना हमने एग्जांपल लिया। ठीक है, ये हमारी सारी जगहें हो गई, हमारी जो एक्सकर्शंस हो गई, यानी कि कोई भी पर्सन जो चेन्नई आया है वो मदुरई भी जा रहा है घूमने के लिए, तंजौर जा सकता है एक्सकर्शन पे, त्रिचनापल्ली जा सकता है, और पौंडीचेरी भी जा सकता है, राइट। तो मदुरई जो है बेसिकली किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है जो बहुत ही सुंदर है देखने के लिए, और जिसको सब बहुत ही होलीएस्ट टेम्पल माना जाता है इंडिया के अंदर, बहुत से लोग इसको सबसे पवित्र मंदिर भी मानते हैं। तो जो है आपका जो हब एंड स्पोक मॉडल की वजह से क्या है, ये निश्चित हो जाता है इस मॉडल की वजह से कि सारा टूरिस्ट ट्रैफिक जो है वो एक जगह पर नहीं होगा, बल्कि टूरिस्ट ट्रैफिक जो है अलग अलग जगहों पर स्प्रेड हो गया। ठीक है, आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है कि हम ये क्या बात कर रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म सेक्टर। दूसरा है प्रोवाइडिंग द टूरिस्ट विद ए होलिस्टिक टूरिज्म एक्सपीरियंस। होलिस्टिक होता है कंप्लीट, ओवरऑल जो आपका टूरिज्म एक्सपीरियंस है उसके लिए बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो टूरिस्ट सेगमेंट्स हैं जो कि अट्रैक्टेड होते हैं रिलीजियस साइट्स के लिए, उनके लिए जो है एक होलिस्टिक पैकेज की आवश्यकता होती है।
क्योंकि जो है कई बार जो है टूरिस्ट जो है वो सिर्फ ये नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ रिलीजियस प्लेस पर ही जाना चाहता है। एक रिलीजियस प्लेसेस के लिए वो दिल्ली से उठ के यहाँ नहीं जाना चाहेगा। कई बार वो सोचता है जब मैं इतनी दूर जा रहा हूँ तो मुझे देखने के लिए और कुछ भी होना चाहिए। तो टूरिस्ट को जो है ये बेटर लगता है कि अगर कोई इनोवेटिव तरीके से जो है हम डेवलपमेंट करें और रिलीजियस टूरिज्म के लिए, और जो है इसको एक ऑल्टरनेट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करें। जैसे कि ऋषिकेश जो है फॉर एग्जांपल जो है, हमने एग्जांपल लिया कि जैसे हमारा कौन सा एग्जांपल है हमारा ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में बच्चों आपको पता है कहाँ क्यों क्यों जाते हैं ऋषिकेश, ये सबको पता है कि ये एक रिलीजियस प्लेस है। तो यानी कि ऋषिकेश में जो है हम जाते हैं एक तो रिलीजियस पर्पज से, दूसरा और भी गवर्नमेंट ने कुछ चीज डेवलप की है वहां पर, एक्टिविटीज के लिए जाते हैं सबको। हाँ, रिवर राफ्टिंग जो होती है बेसिकली, तो ये हमारा हो गया एडवेंचर स्पोर्ट जो है, तो इसको हमने एडवेंचर के लिए भी डेवलप किया है, एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में। इसका मतलब क्या है कि हम उसको कई तरह की जो है उस डेस्टिनेशन को पे जो है हम कई तरह का उसको टूरिज्म एक्टिविटी करने का अवसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्जांपल हमने ऋषिकेश का लिया, ऋषिकेश के अंदर ना सिर्फ टूरिस्ट जो है रिलीजियस पर्पज से जाता है, बल्कि वहां पर हमने उसको एडवेंचर का एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कराया है, एडवेंचर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया आपका, ये क्लियर हो गया बेटा, दोनों चीज, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ना। रिलीजियस टूरिज्म सर्किट को हब एंड स्पोक मॉडल पे डेवलप किया जाए, इसी तरह से टूरिस्ट को होलिस्टिक टूरिज्म एक्सपीरियंस दिया जाए। थर्ड पॉइंट है हमारा मार्केटिंग रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग, कि जो है डेस्टिनेशंस पे जो है लोग जो है आते हैं, तो इनको प्रमोट करने के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उस धार्मिक स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है सिर्फ आंख बंद करके नहीं आता किसी भी जगह पर। अगर आप उसको कन्विंस करना चाह रहे हो कि हाँ वो इस जगह पर आए, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए तो जो धर्म से रिलेटेड है वो तो उस जगह पर आ ही जाएगा, बट हम सिर्फ उनको टारगेट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो लोग भी जो कि नॉन रिलीजियस लोग भी हैं, वो लोग भी, उनको भी हम कन्विंस कर पाए। तो उनको कन्विंस करने के लिए जो है क्या होना चाहिए, वो हमारा जो है सोच बहुत इनोवेटिव होनी चाहिए। तो उसके अंदर इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, कल्चरल या फिलोसफिकल एस्पेक्ट होना चाहिए। उसमें हम ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूजिक, थिएटर या जो भी ऐसी चीजें हैं, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब भी हमें उसकी आइटनरी में डालनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम वहां पर रिलीजन से रिलेटेड कोई वर्कशॉप्स हैं या योगा ऑर्गेनाइज हो रहा है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं, इन सब चीजों को भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये सारा काम कौन कर सकता है, जो कि किसी को, हम जो लोग जिनको स्पेशल ट्रेनिंग ले, ये जानने के लिए कि किस तरह से रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन को ना सिर्फ हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि धर्म में आस्था रखते हैं, बल्कि जो नॉन रिलीजियस लोग भी हैं उनको भी उस जगह की इंफॉर्मेशन, कल्चरल, फिलोसफिकल इनपुट है, वहां से रिलेटेड जो वर्कशॉप्स हैं उनके बारे में भी हम उनको कन्विंस जो है बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपिंग इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिलीजियस टूरिज्म डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसके लिए रिलीजियस टूरिज्म सर्किट जो है वो आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी है कि जो है जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो इस तरह से आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि कंप्लीट उस एरिया की डेवलपमेंट हो, एंटायर डेवलपमेंट ऑफ एंटायर रिलीजियस टूरिज्म सर्किट जो है उस एरिया के अंदर। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड होती है मिलकर, सबके साथ में मिलकर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो जब हम किसी भी एरिया के अंदर जो है रिलीजियस टूरिज्म, अगर हम सर्किट डेवलप कर लेते हैं, सर्किट आपको पिछली बार बताया था ना, एक यहाँ है आपका एरिया, यहाँ है आपका एरिया, यहाँ है आपका एरिया, यहाँ है या यहाँ है, जहां भी आपकी एरिया से, इनको कंबाइन करके, यानी ये अलग अलग जगहों पर है। तो जब हम रीजनल डेवलपमेंट करेंगे, किसी भी एरिया का जो डेवलपमेंट करेंगे, तो सिर्फ एक एरिया का नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेटेड करेंगे, सभी जगहों का होना चाहिए। जब ये सारी जगहों का होगा तभी जब टूरिस्ट जिस एरिया के अंदर आ रहा है तो वो सभी जगह पर विजिट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये जो है हमें पता होना जो है वो जरूरी होता है। इसी तरह से हमने बोला एनहेंस्ड एम्फेसिस ऑफ मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमें क्या कोशिश करनी है कि जो
एनवायरमेंट पे जो इम्पेक्ट होता है टूरिज्म की वजह से, हमें कोशिश करनी है कि हम उसको मिनिमाइज कर पाए, कम कर पाए, और जो है उस जगह का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हम जो है रख पाए उस एरिया के लिए। तो उसके लिए जो है हमें सही चेक और बैलेंसेस की आवश्यकता होती है उस एरिया के अंदर। जो भी रूल्स रेगुलेशन चेक एंड बैलेंसेस हम लगाएं, क्या सही है क्या गलत है, वो किसी भी तरह से लगा सकते हैं। कि अगर सपोज करो, जैसे कि अगर हमने बोला हम जो हम बोल रहे हैं पॉलिथीन का यूज है, अगर हमने बोला पॉलिथीन जो है वो बहुत ज्यादा जो है किसी भी एरिया को जो है वो खराब करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब करता है, तो हम उसके ऊपर फाइन लगा सकते हैं कि भाई अगर कोई उसको यूज करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, और वो स्ट्रिक्टली लगाया जाएगा, जिससे कि टूरिज्म की वजह से एनवायरमेंट के इम्पैक्ट्स को जो है वो कम किया जा सके। टूरिज्म जो है किसी भी एरिया के अंदर जो है प्रॉपरली डेवलप करने के लिए जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो है, क्योंकि इन चीजों से ही उनको अर्निंग होती है, टूरिज्म की वजह से ही अर्निंग होती है, उनको बहुत जरूरी है समझाना कि भाई आपके लिए जो है ये एनवायरमेंट जो को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर उस एरिया का एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा बेसिकली, तो टूरिस्ट वहां आएगा ही नहीं, और आप लोकल लोग जो है आपकी आमदनी सारी टूरिस्ट पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि आप अपने एरिया के एनवायरमेंट को ध्यान रखें। तो इसलिए ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अप्रोच को ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा स्क्रूटनी ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। तो हमने बात की थी कि जो रिलीजियस ट्रस्ट की जो हमने बात की थी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो क्योंकि जो है बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जो टूरिस्ट जो सॉरी टेररिस्ट जो हैं उनको फंडिंग करती हैं। तो इसलिए इन रिलीजियस जो आपकी ट्रस्ट हैं जो बेसिकली उनकी स्क्रूटनी जो है बहुत होनी जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो रिलीजियस जो है बेसिकली अगर हम कहें तो ये आपका हो गया कि हम बात कर रहे थे स्क्रूटनी ऑफ रिलीजियस, ये जो है ना आपका बेटा, ये हाँ ये नहीं है आपकी, ये आ जाएगा आपका रिलीजियस ट्रस्ट की हम बात कर रहे थे। जो हमारी ट्रस्ट होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो संस्था को जो चला रही होती हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं बहुत सारी, और वो इसका एग्जेम्पशन भी लेती हैं। तो ये जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि डेवलपिंग एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी एरिया के अंदर, उनको एक सेपरेट बोर्ड बनाना चाहिए, सेपरेट जो है संगठन बनाना चाहिए, जो कि उस एरिया के अंदर जो भी जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो उनकी प्लान्स को जो है इम्प्लीमेंट करेगा, और जो भी जरूरत की फैसिलिटीज की जरूरत है, जो चाहिए वहाँ के जो लोग आते हैं, डेवोटीज जो आते हैं, जो तीर्थ यात्री जो आते हैं उन एरिया के अंदर, उनको इंश्योर किया जा सके कि वहां उनको जो है प्रॉपर जो है उनको कल्चरल एटमॉस्फेयर मिले, और जो वहाँ के जो डिवोटीज हैं उनके सेंटिमेंट्स को जो है ठेस ना पहुंचे। तो ये सारा काम देखने के लिए वहां पर कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसका होना जरूरी है। कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इन बातों को देखे कि भाई वहां पर आने वाले जो लोग हैं उनको सभी तरह की सुविधाएं भी मिले, और उनके सेंटिमेंट जो है वो उनको ठेस भी ना पहुंचाई जाए। रिलीजियस एस्पेक्ट जो टूरिज्म का जो है, उससे हमें पता है कि बहुत आर्थिक जो है डेवलपमेंट होती है उस एरिया की, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सारी की सारी डिपेंड करती है कि इंस्टीट्यूशन जो है उनका क्या मेथड है किसी भी एरिया के अंदर जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका। इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है सही तरह से जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए, और जितना भी अगर उसका फायदा हो रहा है वो उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करने में लगाया जाना चाहिए। यानी कि जो भी उस एरिया के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट उस एरिया को और ज्यादा डेवलप करने के लिए यूज जो है वो होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। क्योंकि भाई मंदिर है, मंदिरों में चढ़ावा आया तो उस पैसे का इस्तेमाल करो, उस एरिया को डेवलप करो करने के लिए। तो ये कब होगा, अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया होगा जो प्लान करेगा, जो देखेगा, ये तब जो है ये चीजें, तो ये एक प्लानिंग की, ये भी सारी एक प्लानिंग के लिए बनाया जाए कि ये स्टेप्स जो है इनके थ्रू जो है हम प्रॉब्लम्स को जो है कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्राइसिंग ऑफ रिलीजियस टूरिज्म प्रोडक्ट्स। प्राइसिंग ऑफ रिलीजियस टूरिज्म प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट, आप किसी भी एरिया के अंदर जो है साइट्स में जहां पर लोग जाते हैं, वो उन एरियाज के अंदर ध्यान में रखते हुए होना चाहिए
क्योंकि जो आप किसी भी एरिया की कोशिश की जानी चाहिए कि जो टूरिज्म प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो जो है कंपनसेट कर पाए एजुकेशनल या कल्चरल सर्विसेज को, यानी कि वहां पर जो भी कल्चरल सेवाएं दी जा रही हैं या एजुकेशन जो इस एरिया के अंदर दी जा रही है उस पे जो है आप ध्यान रख रहे हो कि वो बजट क्लास के, बेसिकली अगर आप उस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हो, एजुकेशनल कर रहे हो, तो आपको जो है टूरिज्म प्रोडक्ट का कोई ना कोई तो प्राइस होगा जिससे वो पैसा वहां पर लगेगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्राइस है वो कैसा होना चाहिए कि लोगों के बजट में होना चाहिए। ये हमें पता है कि हम इसका प्राइसिंग प्रोडक्ट का ऐसा रखना चाहते हैं जिससे कि हमारे क्षेत्र को फायदा हो। हमारे सपोज करो मेरे क्षेत्र के अंदर एक मंदिर है, बहुत पुराना है, उसकी बहुत मान्यता है, लोग वहां पर आते हैं पूजा करने के लिए और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं वहां पर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उससे फायदा होगा, तो मैं सोचूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग आए जिससे कि मेरा एरिया और डेवलप हो जाए। बट मुझे इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि मैं उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है ऐसा रखूं, क्योंकि जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो बजट कैटेगरी के भी हो सकते हैं। तो उन लोगों का ध्यान में रखते हुए मैं प्राइजेस हाई नहीं रखनी, मुझे प्राइजेस कीमतें जो है ऐसी रखनी जरूरी है जो सबके बजट के अकॉर्डिंगली हो, क्योंकि धार्मिक स्थानों पर जो कोई लोग आ रहा है वो लेजर के लिए नहीं आ रहा है। तो हमें इसलिए इन चीजों का जो है वो ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया ना? प्राइसिंग ऑफ रिलीजियस प्रोडक्ट तो किसके हिसाब से होना चाहिए? बजट के अकॉर्डिंगली, जो बजट टूरिस्ट है उनके बजट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट है लिमिटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्लेसेस विद एन एंडेमिक फ्लेवर ऑफ बीइंग ए डिस्टिंक्ट रिलीजियस टूरिज्म अट्रैक्शन। तो क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म जो है वो किस पर आधारित होता है? वैल्यूज पर, कस्टम्स पर, प्रैक्टिसेस जो है, हमारे ट्रेडिशंस, परंपराएं हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं उस एरिया के अंदर, इन सब चीजों पर होता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो है हम उन जगहों पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट ना होने दें। कहने का मतलब समझ रहे हो कि क्या होता है? नॉर्मली हमने पढ़ा था टूरिज्म के अंदर, जब टूरिस्ट आते हैं बाहर के देशों से आते हैं तो वो वहां का उनका इम्पेक्ट वहां के लोकल लोगों पर आ जाता है, जिससे लोकल लोग अपने कल्चर को जो है भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस से जो है पर जो लोग आ रहे हैं वो उस जगह की संस्कृति या उस जगह की जो पवित्रता है, उस जगह का जो ट्रेडिशंस है, वैल्यूज है, उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। तो वो हमें बनाए रखनी बहुत जरूरी है। तो वहां पर जो है इन चीजों का इम्पेक्ट जो है नहीं होना चाहिए। तो जो भी उन जगहों की जो मर्यादा है, अगर आप किए है सर ढककर आना है, चप्पल उतार के आना है, तो या कपड़े आप लोग कैसे पहन के आने हैं, जो कंडीशंस हैं वो वैसी ही रहनी चाहिए। वो हमारे को बाहर के लोगों के अकॉर्डिंगली उसको बदलना नहीं, ठीक है। तो यानी कि वो स्थान की जो अपने रूल्स जो हैं बने हुए हैं कल्चर, वो वैसे ही रहने चाहिए। और इसी में हमारा लास्ट आता है बेटा, इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी टू स्पेसिफिक रिलीजियस टूरिज्म सर्किट टू प्रमोट देम। यानी कि रिलीजियस टूरिज्म सर्किट्स जो है उनको अगर हमने प्रमोट करना है तो वहां पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, इम्प्रूव करना है। रिलीजियस अट्रैक्टिंग टूरिस्ट टू रिमोट रिलीजियस एरियाज। अगर हम टूरिस्ट को जो है रिमोट एरियाज जो है, जो मतलब मेन सिटी में नहीं होते, दूर दराज में जो बने हुए होते हैं, उन धार्मिक स्थलों तक लोगों को लाना चाहते हैं, तो इन क्षेत्रों तक जो है हमारे को कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि लोग पहुंच सके। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जैसे उदाहरण के लिए बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए। और इसके लिए क्या किया गया है? उन्होंने बौद्ध गया के नजदीक जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, और इस ताकि जो है जो टूरिस्ट जो हैं जो कि सार्क कंट्रीज से जैसे आ रहे हैं, या चाइना, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका इत्यादि से आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली फ्लाइट लेके, इंटरनेशनल फ्लाइट लेके बौद्ध गया पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से और भी जो टूरिज्म सर्किट्स हैं उनको, उनकी कनेक्टिविटी को भी जो है इम्प्रूव करने पर जो है काम जो है वो किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ कि ये हमने पढ़े स्टेप्स कि किस तरह से जो हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेवलपमेंट में रिलीजियस टूरिज्म को, उसके लिए क्या स्टेप्स जो है लिए जाने चाहिए, उसके लिए क्या एक रोड मैप जो बनाया गया है, प्लान जो बनाया गया है। एक तो रिलीजियस टूरिज्म सर्किट्स को हब एंड स्पोक मॉडल के अकॉर्डिंगली डेवलप किया जाए।
इसी तरह से टूरिस्ट को होलिस्टिक टूरिज्म एक्सपीरियंस दिया जाए कंप्लीट, मार्केट करना चाहिए टूरिज्म डेस्टिनेशन को और इसके लिए जो है स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ ही इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अगर रिलीजियस टूरिज्म डेवलप कर रहे हो तो जो है सभी सर्किट्स का ध्यान में रखते हुए, सभी जो भी आपकी सर्किट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो उन सभी जगहों पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने दिया था कि हमने कोशिश करनी है कि जो है रिलीजियस टूरिज्म की वजह से जो इम्पैक्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, कम से कम कर सकें, ताकि उस जगह का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे। नेक्स्ट है कि जो रिलीजियस ट्रस्ट जो बनी हुई है, संगठन संस्थाएं जो बनी हुई है, उनकी स्क्रूटनी होनी बहुत जरूरी है। उन पे चेक जरूर होना चाहिए, उनको जो है देखा जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि किस तरह से वो कर रही है, फंडिंग कहाँ से कर रही है। इसी तरह से जो रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, जो ध्यान रखेगा कि उस जगह का जो कल्चर है वो मेंटेन है, उन लोग टूरिस्ट के लिए जो है सारी सुविधाएं हैं, उन सब चीजों पर उस जगह का जो पैसा जो वहां पर हो रहा है वो वहां के रीजन के डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है, ये सब चीजों की जरूरत है मुझे। साथ ही जो रिलीजियस टूरिज्म प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आपको ध्यान में रखना है कि वो टूरिस्ट की बजट के अंदर होना चाहिए, कि वो उनको अफोर्ड कर सके। और किसी भी रिलीजियस टूरिज्म जो अट्रैक्शन रन की जो जगह है वहां पर ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, यानी कि बाहर के देशों का जो इम्पैक्ट है उसको हमने लिमिट करना है, कम करना है, ताकि उस जगह का जो अपना इम्पैक्ट, अपना जो अपने है ट्रेडिशन है, अपनी वैल्यूज है, अपना कल्चर है, वो मेंटेन रह सके। और लास्ट में था कि स्पेसिफिक रिलीजियस टूरिज्म सर्किट जो डेवलप करने की बात हो रही है, वहां की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना है। और ये भी बताया कि उदाहरण के लिए बोध गया के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो खोल दिया गया है, जिससे डायरेक्ट फ्लाइट जो है एशियन कंट्रीज से जो है वहां पर आ सकती है। तो इस तरह से जो है काम किया जा रहा है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ये रेफरेंस के लिए कुछ साइट्स दी गई हैं, आप इन पे जाकर और डिटेल में जो है स्टडी बेटा कर सकते हैं। राइट बच्चों, सो आई होप आपको सब समझ आ गया है। सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।